दिखाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मनीष कश्यप बागेश्वर बाबा के कितने करीब हैं, और अगर इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो बाबा बागेश्वर मनीष कश्यप के नाम की पर्ची खोल सकते हैं। यानी आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद क्या होगा लालू के लाल का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। अगर आप पहली बार इंडी टाइम्स को देख रहे हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर और मनीष कश्यप की पूरी खबर दिखाऊं उससे पहले मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप को सुनाना चाहूंगी। एक बार पहले आप इन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपको बाबा और मनीष की नजदीकियों की पूरी कहानी बताऊंगी। सब कुछ दांव पे लग चुके थे। अब रहने को घर नहीं है, कहने का मतलब जो मेरा गांव का घर तो कुर्की हो गया, वहाँ पे नल से लेके आपको चापाकल तक ले गई है, पुलिस ले गई है, ना एक चम्मच बचा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ज़मीन भी कुछ गिरवी चला गया, पैसे मार्केट से मैं उधार ले लिया, जो भी इनकम था सब कुछ आने वाला 5 साल तो मैं अपने आप को मैं बेच दिया लगभग। अब क्या करूँगा? अब फिर हाई कोर्ट में जाने की औकात नहीं है मेरे पास। जितने भी बिहार वासी है लोग, और बिहार वासी क्या पूरा दुनिया के लोग, मैं इंडिया के लोग मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सब कोई दुआ करे मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए कि हाँ ये शायद आपकी दुआ लग जाए, मनीष को ताकत मिल जाए कि हाँ जो लड़ सके। मैं तो लड़ूंगा ही, मेरे परिवार तो लड़ेगा ही, तो आपकी दुआ से कहीं उसको ताकत मिल जाए कि आज ना कल वो छूट जाएगा। चाहे भगवान की जो सोए हैं कहीं अगर मेरे सर पे हाथ, चाहे मनीष के सर के पे हाथ रख दे कि हाँ जल्दी से बाहर आ जाए बस। अब आपको पूरी बात बताते हैं। फोटो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं और बेहद करीब हैं। तो सच में अगर बाबा चमत्कारी हैं तो बिहार आने के बाद क्या बाबा मनीष कश्यप के नाम की पर्ची खोल के उनकी आज़ादी में मदद करेंगे, और क्या असर होगा इसका बिहार की सियासत पर? यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए को तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसकी अवधि 12 महीने है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मनीष कश्यप को अब 11 महीने और तमिलनाडु की जेल में बिताने पड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और एनएसए से राहत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा था। तो जो हम लोग मांग कर रहे थे कि एफआईआर्स को क्लब करने के साथ साथ ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए तमिलनाडु से बिहार, तो वो आज नहीं हो पाया कि तमिलनाडु में हमारे पास 6 एफआईआर हैं, तो उन 6 एफआईआर को किसी एक जगह पे चला जाए, उसके लिए हमारे पास तमिलनाडु हाई कोर्ट का अभी रास्ता खुला है। तो कोर्ट ने कह दिया है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं क्लबिंग के रिगार्ड। एनएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो जहां तक एक तरफ मनीष कश्यप के परिवार वाले और उनके वकील तमिलनाडु हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कल से यानी शनिवार 13 मई को बाबा का कार्यक्रम शुरू होगा। तरेत वाली मठ में एक तरफ बाबा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो दूसरी तरफ उनका विरोध राजनीतिक परवान चढ़ रहा है। हम आपको बता ही चुके हैं कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपनी सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं बाबा को रोकने के लिए, तो वहीं स्वर्ण सेना भी बाबा के भव्य दरबार में लोगों को पहुंचाने में लगी है। दोस्तों, इस मठ से लालू का विवाद पुराना है, कैसे जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव भले ही आज बाबा के विरोध में खड़े हैं, उनके बिहार आने पर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं और विवाद को हवा दे रहे हैं, लेकिन आज जिस मठ में बाबा बागेश्वर कथा सुनाने वाले हैं उस मठ से कभी पिता लालू यादव का विवाद भी रहा है। इस मठ के महंत आचार्य सुलोचनाचार्य का कहना है कि इससे पहले भी इस जगह को परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोग कामयाब नहीं हो सके थे। भी जग में व्यवधान कभी कभी राजनीतिज्ञों द्वारा आते रहा है, लेकिन सारे लोग असफल होते गए। ऐसी राजनीति भी यहाँ पर आई है कि हमारा महायज्ञ चल रहा है और इधर लालू जी अपने राज में पूरी ज़मीन को 152 एकड़ ज़मीन को सरप्लस कर दिया, गरीबों के बीच में बांट दिया 32 डिसमिल, लेकिन वह असफल हो गए कोर्ट में जा कर के। अब उनके बेटे विरोध कर रहे हैं। करने दो, करने फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मठ का एक पुराना इतिहास है और तैयारियां अपने चरम पर हैं।
ऐसे में अब आरजेडी बनाम बीजेपी का झगड़ा छिड़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव और आरजेडी के नेताओं द्वारा बाबा के बिहार आगमन के विरोध की वजह से बीजेपी अब तंज कसने लगी है। आरजेडी के लोग कभी भी सनातन धर्म को नहीं मानते। आज कोई मुसलमान का बड़ा चेहरा आ जाए तो उनके लिए कारपेट बिछा देते हैं वो। हिंदुस्तान के किसी कोने में जो धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, अपने धर्मावलंबी को बुलाने में क्या हर्ज है। और ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति करते हैं। राजद के खासकर और नीतीश कुमार दोनों अभी गलवहियाँ मिलाकर जो इनका विरोध कर रहे हैं, किसी भी हाल में जो है ये सक्सेस नहीं होंगे और हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने वाले अब इस बिहार में राज्य नहीं करेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार तो सजने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं तैयारियां भी भव्य हैं, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे युद्ध से पहले तलवार में धार लगाई जाती है, वैसे ही हर दिन विवाद को भी धार दी जा रही है। ऐसे में तेज प्रताप का विरोध परिवार के उस विरोध को भी बढ़ा रहा है जो कभी उनके पिता लालू यादव ने किया था। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मंत्री जमा खान ने कहा कि जो भी भाईचारा मोहब्बत की बात करेगा उसका बिहार में स्वागत है। एकदम हो रहा है, सारे स्टेट में सम्मान हो रहा है, उनके नाम पर हम लोगों को सम्मान हो रहा है। मैं कई स्टेट में मीटिंग में किया हूँ जाकर, उनके नामों से मेरे यहाँ लोग सम्मान कर रहे हैं। अगर सोच उनकी गंदी होगी तो बिहार में नहीं चलेगा। ये बिहार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है और महागठबंधन का बिहार है। इसमें जो भी लोग आए ठीक है, सम्मान है, लेकिन अच्छी बात करें, अच्छी बात को मैसेज करें। गलत करेंगे तो बिहार में नहीं चल पाएगा। बिहार हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि बिहार को बहुत मेहनत से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने संवारा है, सींचा है और भाईचारा का मैसेज पूरी दुनिया में। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा कल यानी 13 अप्रैल से शुरू होगी। 5 दिवसीय कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। इसमें करीब 5100 महिलाएं शामिल हुई। देखिए ये वीडियो। जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनके द्वारा जो ये चलाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हमें सबसे बड़ी ये खुशी है कि हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा ये प्रेरणा का है। और आज इस बिहार की धरती पे हमारे महाराज जी पधार रहे हैं। हम सबको बहुत सारे ज्ञान और ऊर्जा तेज के साथ हम सबको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बिहार में बागेश्वर बाबा आए हैं, उनके खुशी और उल्लास से हम लोग यहाँ पे कलश यात्रा करने वाले हैं। और हमारे नौबतपुर ये जो मठ धाम है वहाँ पे आए हैं। बाबा को रोकने के लिए बहुत ताकत लगा, लेकिन बाबा हमारे दोनों में आ गए। अब एक ऐसी खबर आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आप कहेंगे कि इस लड़की की कहानी द केरल स्टोरी से हूबहू मिल रही है। आपके स्क्रीन पर एक घर के गेट के दरवाजे पर काले नकाब में बैठी एक लड़की दिख रही होगी। इस लड़की की कहानी द केरल स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि आज जो लड़की मुस्लिम लिबास में बैठी है, दरअसल ये यूपी की रहने वाली है और कभी हिंदू हुआ करती थी। इसकी कहानी द केरल स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसकी गलती बस इतनी है कि इसे मोतिहारी के मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के ने पहले तो प्यार का झूठा नाटक करके लड़की को दुबई बुलाया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसके साथ शादी की और शादी के 4 साल बाद इस लड़की को दुबई में छोड़कर उसके सारे गहने, पैसे और पासपोर्ट सहित अन्य सभी सामान लेकर मोतिहारी के तुर्कोलैया आकर रहने लगा। सिर्फ रहने नहीं लगा, यहाँ दूसरी शादी की तैयारियां भी कर ली। दुबई में जब लड़की को अपने पति की बेवफाई का पता चलता तो उसके होश उड़ गए और उसने किसी तरह अपना पासपोर्ट बनवाया, कर्ज लेकर भारत आई और जब लड़के के गांव पहुंची तो उसे पूरी कहानी का पता चला कि यहाँ तो उसका पति, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी बदल दी, वो दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा है।
मैं और वो दोनों हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, एक ही में ट्यूशन में, और फिर साथ में पढ़ते थे। उधर ही मैं जॉब भी करती थी, बर्गर किंग में मैं जॉब करती थी, ठीक है। ये डोमिनोज में जॉब करता था। दोनों का साथ में बैठना उठना था, बाहर जाना घूमना फिरना सब कुछ। उसके बाद ये 2018 में ये दुबई चले गए। फिर इन्होंने 2019 में मुझे मेरा पासपोर्ट बनवा के, मेरा वीजा टिकट सब कुछ भेज के मुझे दुबई बुलाया, ठीक है। दुबई में बुला के इन्होंने मुझसे एक पेपर इन्होंने बनवाया था। उस पेपर पे इन्होंने साइन करवाया, वो शादी का पेपर था, ठीक है, निकाह का पेपर था। फिर उसके बाद दुबई में मैं पहुंची तो उन्होंने मुझसे इस्लाम कबूल करवाया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो हम मतलब हमारे घर में रहोगे, हमारी अम्मी तभी एक्सेप्ट करेंगी। तो उसके बाद में फिर मेरे पासपोर्ट पे इनका नाम डलवाया इन्होंने एज अ हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद में ये मैं 4 साल इनके साथ वहाँ रही। मैं उधर जॉब करती हूँ सैलून में, और ये उधर KFC में जॉब करते हैं। 4 साल हम दोनों साथ में रहे, एक ही रूम में रहे, और मियां बीबी थे दोनों एक ही साथ रहे उधर। उसके बाद 4 साल बाद ये उधर से भाग आए। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी अम्मी के पास आई थी घर पे। उसके बाद पीछे से ये सारा सामान लेके उधर से भाग आए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें मेरे स्कूल की डिग्री थी सारी, मेरा जो निकाह का पेपर था वो भी था, उसमें मेरे पैसे थे, 5 लाख रुपए मेरा कैश था, ठीक है। और दूसरा मेरा कैश भी था, मेरे जेवरात भी थे कुछ, वो सारा कुछ लेके घर का सारा सामान बेच उच के ये इधर चले आए। यहाँ पे आके इन्होंने शादी कर ली दूसरी, ठीक है। उसके बारे में मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला तो मैंने लोगों से इधर कांटेक्ट किया, सबसे बिहार में, इनके गाँव में। फिर लोगों के सामने मैंने सारी बातें रखी अपनी। मैं इधर आई हूँ इनके घर पे, मुझे इनके घर में रहना है, इनके साथ रहना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने तो अपना धर्म, जात, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा इनके लिए। तो अब ये मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम हमारी बीवी नहीं हो। पूरे मामले पर गांव के सरपंच की बात को सुनिए। कल पता चला कि इन लोगों का बहुत पहले से रिलेशनशिप चल रहा है, और ये लोग भाई पति पत्नी की तरह ये लोग दुबई में भी रहा, कुछ दिन दिल्ली में भी। कल ये लोग आया तो सारी बात का डिटेल पता चला, और डिटेल पता चलने के बाद हम लोग कहें कि भाई किसी तरह इस मामला को मैनेज कर दिया जाए ताकि दोनों परिवार बसे। लड़के वाले से बात हुई आपकी? बातें वो कर रहे हैं कि हम रखने से इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। अब आगे क्या होगा? आगे अब पुलिस अब इनके ऊपर है, लड़की के ऊपर है कि आगे अब जो करना होगा अपना करें। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपी लड़के के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है, और लड़का फिलहाल फरार है। मामला इसमें है कि उनके पति दूसरी शादी कर रहे थे, और जो प्रीति कुमारी है 2019 में दुबई में जाकर शादी किए हैं तलीफ राजा से। उसके पहले भी काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, उनके द्वारा यह बताया गया था ना। और अब दूसरी शादी कर रहे थे, इनकी मर्जी नहीं थी, और प्रताड़ना संबंधित शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उनके ससुराल वालों के द्वारा किया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस लड़के की कहानी द केरल स्टोरी से फिलहाल काफी मिलती जुलती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि इसका बदमाश पति कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। अपराधी बताने वाले अटल जी से पूछो आनंद मोहन क्या है। जेल से रिहाई के बाद बीजेपी पर गजब बरसे पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन। अररिया में उन्होंने कहा कि अडवाणी से पटनायक से जाकर पूछो कि आनंद मोहन कौन है। आप भी सुनिए। अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस, आडवाणी जी, नवीन पटनायक, फारूक अब्दुल्ला के साथ आनंद मोहन के हस्ताक्षर से जारी होते थे। अपराधी घोषित करने वाले शेखावत जी की आत्मा से पूछो कि आनंद मोहन क्या है। अपराधी बताने वाले अटल जी की आत्मा से पूछो कि आनंद मोहन क्या है। अपराधी बताने वाले जिंदा है, आडवाणी जी, उनसे पूछो। नवीन पटनायक से पूछो, जॉर्ज फर्नांडिस से पूछो। आपकी हैसियत नहीं है। आलोचना से कोई छोटा नहीं होता, और प्रशंसा से कोई बड़ा नहीं होता। सीबीआई की जांच करो, अगर दोषी है तो फांसी दो। फांसी की सजा दिए थे, अगर दे दिए होते आनंद मोहन स्वीकारता हंसते हंसते। लेकिन हर पल दलील करना, हर पल अपमानित करना, ये गवारा नहीं होता। बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली समझा दो। आनंद मोहन स्वीकारेगा अगर हम दोषी हैं तो। इसी उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का आरोप है। ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ये बीजेपी नेता नितेश राणे हैं।
नीतीश और ठाकरे की मुलाकात पर बीजेपी नेता नीतेश राणे ने हमला बोला है। नीतेश ने कहा कि उद्धव के ऊपर सुशांत सिंह की हत्या का आरोप है, उन्हें बिहार के लोगों को देना होगा जवाब। सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। उद्धव ठाकरे और उसके बेटे के ऊपर बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत के खून का आरोप है। आज भी वो केस सीबीआई में चल रही है। तो नीतीश कुमार जी आज जो उस उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को मिलने आ रहे हैं, उन्होंने ये सभी बिहार के लड़कों को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों से जब वो हाथ मिलाएंगे तभी बिहार के लड़के लड़कियों ने उनसे क्या अपेक्षा करनी चाहिए। यही उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तभी सुशांत सिंह के केस के वक्त जब महाराष्ट्र में आने चाहते थे तभी यही उद्धव ठाकरे ने उनको रोका था और उनको क्वारंटाइन में भेज दिया था। और उसी उद्धव ठाकरे को आज नीतीश कुमार जी मिलने आ रहे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। 3 दिनों में ही उन्होंने लगातार 3 राज्यों का दौरा कर वहां के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। मातोश्री में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद आया सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, सबको एकजुट करना चाहते हैं, अपना कुछ नहीं चाहते हैं, ये जान लीजिए। सीएम ने स्पष्ट किया कि उन्हें पीएम नहीं बनना है, जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? क्या बोलें, शरद जी पार्टी से इस्तीफा दे दिए थे, हम सबको खराब लगा, ये कह रहे हैं नीतीश जी। विपक्षी दलों को जोड़ने की मुहिम के तहत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले सीएम नीतीश कुमार। इस मौके पर नीतीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एक साथ हों। इसके लिए हमने आज बातचीत की और अन्य दलों से भी बातचीत हुई है। नीतीश ने आगे कहा कि सबकी सहमति से और एक साथ बैठकर देश हित में निर्णय लेंगे। सुनिए नीतीश जी और पवार जी को। शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं। क्या बोले, एक बार पटिया में रिजाइन कर दिया था, हम सबको खराब लगा था। हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो यूपी का चेहरा होगा, चेयरमैन का चेहरा? अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं। तो सब बैठ मिलकर काम करना, यहाँ तक हम सोचे। चेहरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे का होना चाहिए। तो इस पर पलटवार करते हुए बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं से हालिया मुलाकात पर हमला बोला और कहा कि नीतीश जी राजनीति से संन्यास से पहले भारत भ्रमण पर निकले हैं। जायसवाल ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश जी को 2024 में संन्यास लेना ही पड़ेगा। हिंदू परंपरा में संन्यास से पहले पूरे भारत के सभी तीर्थों का भ्रमण और दर्शन किया जाता है। उसी प्रकार नीतीश जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीतिक संन्यास से पहले वह पूरे भारत का एक बार भ्रमण कर ले रहे हैं। यह राजनीतिक पर्यटन और राजनीतिक भ्रमण के अलावा कुछ भी नहीं है। जितने भी मुख्यमंत्रियों पर घोटाले के आरोपी हैं, उन सबों को एक ही चीज नजर आती है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी सत्ता से हटें और हम अपने सारे घोटालों को मैनेज कर सकें। नीतीश कुमार जी कहीं भी जाएं, लेकिन एक बात निश्चित है कि 24 में उनको
संन्यास लेना ही पड़ेगा। नीतीश जी की इन मुलाकातों पर आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम थे, पीएम हैं और पीएम ही रहेंगे, लेकिन पीएम का मतलब होता है पलटी मार। जानिए उन्होंने सीएम पर और क्या क्या कहा है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम, तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। बिहार में उस पार्टी को मैंने गांव गांव तक पहुंचाया, जितने बूथ है वहां तक पहुंचाया। आज क्या स्थिति है? सब जितने कार्यकर्ता हैं सब हमसे पूछते हैं सर कुछ निर्णय लीजिए। आज निर्णय हुआ है, आप देखिएगा बिहार में नीतीश बाबू का कुछ नहीं बचेगा जी। अपने रहेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और जिसको मैं भुंजा पार्टी कहता हूँ। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा इनकी विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम काम आई कि नहीं। वैसे बिहार की जनता सब देख रही है, आपका क्या कहना है इस पे? क्या मनीष कश्यप को तमिलनाडु हाई कोर्ट से मिल जाएगी मुक्ति और हट जाएगा एनएसए? और क्या सारे एफआईआर क्लब कर दिए जाएंगे? क्या नीतीश जी की जीत पक्की है? और क्या नीतीश जी की विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चुनाव के नतीजे में इनके पक्ष में रहेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देखते रहिए इंडी टाइम्स। हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।